एक कैदी है 804, वो जेल में मुक़य्यद है, जबकि दूसरी जानिब उस कैदी का इतना खौफ है कि 26वीं तरमीम, फिर 27वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम के बाद अगले ही 12 घंटे के अंदर उसमें 7 और तरामीम और फिर अगले ही लम्हे वफाकी काबीना का हंगामी इजलास और फिर पूरे का पूरा आर्मी एक्ट तब्दील, पाक फिजाइया का एक्ट तब्दील, पाक बहरिया का एक्ट तब्दील और एक 75 साल से कायम इदारा जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो ये सब कुछ क्या है, कौन खौफजदा है और क्या इस तरीके से अमूरे ममलकत चलाए जा सकते हैं, इस सारी गुफ्तगू पे हम बात करेंगे। तो इमरान रियाज खान हमारे साथ हैं। तो इमरान भाई, आप जरा स्टार्ट कीजिए कि आपका क्या है इनिशियली इस सारे सूरत हाल पे। अच्छा देखें साबिर भाई, अभी तक की जो सिचुएशन है वो तो ऐसे है जैसे लोग बहुत परेशान है, लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया। ये तो जो निज़ाम काबू नहीं आ रहा था वो ऑलमोस्ट 27वीं तरमीम पे काबू कर दिया गया। दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, और साबिर भाई ये लोगों को हमें याद दिलाना पड़ेगा, ये वो जज साहिबान हैं जिन पे मौजूदा हुक्मरानों ने भी कभी एतराज नहीं किया था। जी हाँ, बिल्कुल किसी लिहाज से कोई कंट्रोवर्सी इनकी नहीं है। जिन जजों पे इनको एतराज था उनके इस्तीफे दिलवा दिए गए, चाहे वो मज़ाहिर नकवी साहब थे, चाहे वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, और एक चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो गए। जी हाँ, साकिब निसार साहब पे इनको प्रॉब्लम था, लेकिन ये हमेशा समझते थे कि अतर मनुल्लाह साहब वो इनकी सोच के जज हैं, ये हमेशा ये जी हाँ, कहते रहे माजी में। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाया, उसकी वजह यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को कुछ गारंटियां नहीं दी। ये अब वो इस्तीफा दिया तो वो बताएंगे कि वो उन्होंने कौन सी गारंटियां नहीं दी, ये मामला तब खुलेंगे। तो उन्होंने गारंटियां नहीं दी या उन्होंने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया, तो उनको फिर उसके बाद हटा दिया गया, यानी उनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, जी हाँ, या अफरीदी नीचे से आ गए। तो ये जो दो जज साहिबान हैं बिल्कुल ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, और ये एक बात याद रखिएगा कि ये बड़े मजबूत लोग हैं, वकला के अंदर भी और जजेस के अंदर भी। बिल्कुल। ये जो इस्तीफे आए हैं ना, ये इसके बाद जिस किस्म का रद्द अमल है, जैसे एकदम वुजरा बोलना शुरू हो गए, फैसल फाटा ने कहा कि ये क्या हो गया, ये सारी चीजें उस बेचैनी को बता रही हैं जो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तहरीक देखें साबिर भाई, जब भी शुरू होती है मुशर्रफ ने हर तरह की तबाही फेर ली, हर तरह की बर्बरियत कर ली, लेकिन जैसे ही उसने अदलिया के अंदर बड़ा पंगा किया तो वहां मुशर्रफ का बुरा वक्त शुरू हो गया। तो बिल्कुल, मैं आज आपको जो है वो जी 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 बिल्कुल साबिर भाई। आपने उसी तरफ उसी को मैं जरा थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखें, ये 3 काम किए गए हैं 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम तीनों में। नंबर 1 ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने तमाम ओहदे अपने पास ले लिए, अफवाज पाकिस्तान के तमाम मुसल्लह अफवाज के अपने ओहदे अपने पास रख लिए। उसके बाद उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, उन्होंने भी, जरदारी साहब ने भी। तीसरा, उनको मसला कहाँ से होना था? तीसरा होना था जुडिशरी से, लिहाजा उन्होंने जुडिशरी को भी डिमोलिश कर दिया। ये जो आपने बात की ना जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की, वो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी, ये बात हम एक बार फिर बता दें कि परवेज मुशर्रफ साहब को 12 अक्टूबर 99 का मार्शल जो लगाया था उन्होंने, उसमें उनका ट्रायल नहीं हुआ था। उनका ट्रायल हुआ 3 नवंबर 2007 एग्जैक्टली, की इमरजेंसी, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, अदलिया पे हल्ला बोला और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और उस वक्त के चीफ जस्टिस को बरतरफ किया। और उसके बाद जब वो बहाल हो गए तो फिर दोबारा हल्ला बोला 3 नवंबर 2007 को, उसमें उनको सजाए मौत हुई थी और वो इस वक्त तक वो सजा बरकरार है। और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को उस वक्त की और उसके बाद वाली फौजी क़यादत नहीं बचा सकी थी। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, वो 2.25 कमरों के अपार्टमेंट में सिसक कर मर गए। वो डेढ़ और डेढ़ मरले का वो था, छोटा जी सा जी अपार्टमेंट। बिल्कुल, 1.5 मरले का था वो। और वो पैगाम भिजवाते रहे जीएचक्यू को कि खुदा के लिए मुझे पाकिस्तान वापस लाओ, मैंने पाकिस्तान में जान देनी है, लेकिन कोई उनका वाली वारिस नहीं बना था। तो ये 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी थी। जनरल आसिम मुनीर साहब ने, इमरान भाई, क्या किया है? जी जी जनरल आसिम मुनीर साहब ने वही काम किया है, लेकिन वो काम करवाया है इन्होंने इलेक्शन चोर पार्लिमान से।
अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि काम तो वही है, तो क्या ये संभाल लेंगे? देखिए, एक तो जो जजेस घर गए हैं ना, ये जजेस बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। और अतर मनल्ला साहब जो है वो सुर्खेल हैं वकला तहरीक के माजी में। अब बहुत सारे ऐसे किरदार जो आपने देखे कि वो थोड़े बैकग्राउंड में चले गए थे, वो अब मैदान में आएंगे। जजेस का सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलना, और अगर ये इसका कुछ थोड़ा सा और भी असरात बढ़ते हैं, इक्का दुक्का लोग और शामिल हो जाते हैं, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। वकला तहरीक अगर बन जाती है तो सिचुएशन हुकूमत के लिए कुछ और होगी, नहीं बनती तो फिर हुकूमत के लिए सिचुएशन थोड़ी सी लिंगर ऑन हो सकती है। हमें देखना यह है साबिर भाई कि ये सारा कुछ किया क्यों। सवाल जो सबसे बड़ा, देखिए मुशर्रफ ने इस्तिस्ना नहीं मांगा, जी हाँ। अब इसके बाद कियानी ने भी इस्तिस्ना नहीं मांगा, राहील शरीफ ने भी इस्तिस्ना नहीं मांगा, जनरल बाजवा ने भी इस्तिस्ना नहीं मांगा। अच्छा, मुझे इसकी ना समझ आई जब मैंने जनरल बाजवा को सुना। आपकी जनरल बाजवा के साथ टेलीफोन पे बात हुई है, मैं इसको जानता हूं, उन्होंने आपको धमकाया भी है। मैंने जनरल बाजवा की एक टेलीफोनिक कॉल सुनी, वो एक सहाफी से बात कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद, और उसमें उन्होंने, मैं सारी बात तो आपको नहीं बताता लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि जनरल बाजवा के अल्फाज क्या थे। उन्होंने उस जर्नलिस्ट को यह कहा कि आपको आइडिया नहीं है कि फौज का निजाम कैसे काम करता है, आप फौज के बारे में कुछ नहीं जानते। फौज कभी भी अपने चीफ को बेइज्जत नहीं होने देगी, अपने चीफ को जेल में नहीं जाने देगी, अपने चीफ को सजा नहीं होने देगी। ये फौज का एक सेट पैटर्न है और आप फौज के पैटर्न को नहीं समझते। अगर मेरे साथ ये होगा तो ये सिलसिला फिर नहीं रुकेगा, और फौज कभी भी ये नहीं होने देगी, चाहे जितना मर्जी मेरे खिलाफ भी हो जाए वो ये नहीं होने देंगे। मुझे हमेशा फौज प्रोटेक्ट करेगी, आप इस निजाम को नहीं समझते। ये कॉन्फिडेंस मैंने जनरल बाजवा में देखा था, और जनरल बाजवा तक आने वाले तमाम आर्मी चीफ ये कॉन्फिडेंस रखते थे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब में ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है साबिर भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। यानी हर जर्नैल को कम से कम ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाएगा, फौज एंड ऑफ द डे मुझे बचा लेगी। लेकिन आसिम मुनीर साहब को शायद इस बात पे एतबार नहीं है, तो उन्हें इतना बड़ा एक आईनी कवर देना पड़ा। ये बात कोई आपको समझ आती है? यानी मुझे नहीं पता चल रहा कि उन्हें अपनी फौज पे भरोसा क्यों नहीं है कि बाकी आर्मी चीफ की तरह। ये मुझे भी देखिए, मुशर्रफ साहब को सजा हो गई, लेकिन साबिर भाई वो एक लम्हे के लिए भी जेल में नहीं रहे। जी हाँ। किया गया, उनको वहां से हॉस्पिटल लेकर गए और फिर पाकिस्तान से बाहर भी ले गए। और अगर वो बीमार ना होते तो वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। कभी वो किसी को मिलते थे, कभी किसी को मिलते थे, उनको मुराद मिली हुई थी, उनको तनख्वाह मिल रही थी। उसके बाद उन्हें जो है वो बहुत सारे बाहर दुनिया में उनके दोस्त हैं, वो उनको मिलने आते थे। वो तो एक रब की पकड़ में आ गए। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको महफूज रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो बीमार इतने हो गए कि वो एक मिजरी बन गए। लेकिन आसिम मुनीर साहब को वो वाला कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है जो उनसे पहले आने वाले तमाम आर्मी चीफ को था कि फौज मुझे मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगी? उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब के जो 3 साल हैं, वो पूरे के पूरे 3 साल इमरान खान जेल में बैठा खा गया इनके, और इनको पूरे 3 साल एक दिन के लिए भी चैन, सुकून, इज्जत नसीब नहीं हुई। और 3 साल 365 दिन होते हैं, 365 दिन 1 साल के होते हैं, और 3 साल पूरे इनके असाब पे सवार रहा। और इमरान खान वो अभी भी है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान की वजह से इन्होंने बड़े बड़े 3 सालों में वाकयात हुए हैं। और सबसे बड़ा पहला वाकया हुआ 9 मई। 9 मई की तहकीकात, 9 मई तहकीकात होना बाकी हैं। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये फौज के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते हैं। उसमें इन्होंने कोर कमांडर लाहौर को फारिग किया, बहुत सारे अफसरान फारिग हुए। और उनको क्यों फारिग किया? उनको इसलिए फारिग नहीं किया गया था कि वो 9 मई के जिम्मेदार थे, बल्कि कुछ और मामला था। एक बात। दूसरा वाकया होता है 26 नवंबर का। तीसरा वाकया होता है कश्मीर का। चौथा वाकया होता है मुरीदके का।
ये 3 साल के 3 बड़े वाकयात, 4 बड़े वाकयात हैं। उसके बाद माजी में बड़े से बड़े फौजी डिक्टेटर आए, उन्होंने इलेक्शन में धांधली तो की, 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी नहीं किया। ये 8 फरवरी 2024 का सारा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया, नताइज ही तब्दील करवा दिए गए। उसके बारे में गवाहियां मौजूद हैं, शहादतें मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोगों की मौजूद हैं। उसके बाद ये 4 वाकयात, फिर इलेक्शन चोरी, ये सारे के सारे मामलात जो हैं, इन पे पर्दा पोशी के लिए जरूरी था कि जुडिशरी इनकी फेवर में होती, लेकिन वो मामलात काबू में ना रह सके। इसलिए ये वो खौफ हैं, इनको गुनाह कहें, जराइम कहें, कुछ भी कहें, ये तो यहां तक है। आने वाले वक्तों में भी कुछ इससे बड़ा करना है और उसका ताल्लुक किसी खारजा पॉलिसी से है, उसका ताल्लुक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किए गए लंच में है, उस लंच में जो मेन्यू था उससे है। इसलिए ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये किया जा रहा है और ताहयात इस्तिस्ना जो है, तावफात इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। मेरे पास तो ये मालूमात हैं एक नाक़िस इल्म की रोशनी में। साबिर भाई, सवाल ये पैदा होता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखें, छोटी सी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, कि एक आदमी आर्मी चीफ 3 साल है या उसके बाद चलो 2 साल, 10 साल, और क्या एक आर्मी चीफ इकोनॉमी ठीक कर सकता है? नो। क्या एक आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियाहत को, बाकी चीजों को, सबको ला सकता है? नो सर। क्या वो लोगों की विल के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम ला सकता है? नो। क्या वो लोगों की मर्जी और उनको शामिल किए बगैर अमन व अमान कायम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो पाकिस्तान के अंदर जो हालात बहुत खराब हो गए हैं, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, लोगों का एतमाद खत्म हो गया, क्या वो ये सारा कुछ वापस बहाल कर सकता है? नो सर। तो देखें, जब तक आपके लोग राजी नहीं होंगे, मैंने देखा कि लोग शायद मायूस हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, हमें तो लग रहा था ये जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, और ये तो जो हमने फस्तायत देखी है गुज़िश्ता 3 सालों में, यही जारी रहेगी। देखें, 10 साल में एक आधा वाकया होता था कत्लो गारतगिरी का। मुशर्रफ के दौर का एक वाकया कराची वाला, जब उसने लहराया और दिखाया। फिर अगले 10 साल के अंदर जो 2010 से 2020 के बीच में एक वाकया है, रियासत ने कत्लेआम किया। गुज़िश्ता 3 साल में आपके 4 वाकयात हो गए। 3 साल में नहीं, बल्कि आप 2.5 साल लगा लें, 2023 से लेके 2024 और फिर 2025, आपके वाकयात तवातर के साथ 4 बड़े मैसेकर हो गए हैं जिनमें इंसानों का कत्लेआम हुआ है। यहां पे ट्रेंड बढ़ गया लाशें छुपाने का, कि हमने पता ही नहीं चलने देना, ट्रकों में डाल के वहां लेकर जा रहे हो। मैंने वीडियो चलाई थी साबिर भाई उस दिन, मेरे पास ऐसी वीडियो मौजूद है। मुझे कल तरीके लब्बैक के कुछ लोगों ने राब्ता किया, ऐसा नहीं है कि उनके पास वीडियोस नहीं है, उन्होंने मुझे कल कुछ और वीडियोस भेजी। वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है, मैं किसी को क्या दिखाऊं वो, लेकिन ये किसी जगह पे तो कल पेश की जाएगी ना कहीं तो ये जाके मामला खुलेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के लोगों से छीना गया है, ये वापस नहीं आएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इसमें देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप निजाम को कंट्रोल करके, अदलिया को यरगमाल बना के, पार्लियामेंट को घर की लौंडी बना के, मीडिया की जुबानें बंद करके और एक आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को एक आईनी किले के अंदर बंद करके क्या आप मुल्क चला सकते हैं? आप अपने लिए ताकत हासिल कर सकते हैं, अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग आप सिक्योर कर सकते हैं, आप अगला कुछ अरसा खींच सकते हैं, लेकिन आप लोगों की राय को नहीं बदल सकते, आप पाकिस्तान के हालात को बेहतर नहीं कर सकते। ये जबरदस्ती नहीं होंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर, पैसे मांग के ये कब तक गुजारा करेंगे? देखें, पाकिस्तान ने जितना कर्जा साबिर भाई 75 साल में लिया, लगभग उसके करीब करीब कर्जा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 सालों में लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और क्या डालेंगे? पाकिस्तान में कितने आर्मी चीफ आए इससे पहले? उन सब आर्मी चीफों ने मिलकर जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने लिया है। सियासतदानों का तो अब हम दौर गिनते ही नहीं है ना, वो तो बेचारे ना 13 में बिला वजह हम सियासतदानों के खाते में डाल देते हैं। ये आर्मी चीफ होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौम की किस्मत। तो पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफों ने मिलकर जितना कर्जा लिया,
उतना अकेले आसिम मुनीर साहब के दौर में उसके करीब करीब कर्जा लिया गया। तो कर्जे के ऊपर मुल्क को कब तक चलाया जाएगा? ये हो नहीं सकता। और दूसरी जो लोग मायूस हो रहे हैं ना साबिर भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरी अपनी जिंदगी का भी तजुर्बा है। अब मैं आपसे बड़ा तो नहीं हूं उम्र में, लेकिन कुछ चीजें मैंने बहुत ऐसी जिंदगी में देखी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को भी ना दिखाए। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये मानना है साबिर भाई कि जब बहुत हालात खराब हो जाते हैं ना, और चीजें आपको लगता है आपके हाथ से छूट रही हैं, तो मुझे लगता है कि वहीं से सब ठीक हो जाता है। वो नुक्ता आगाज होता है चीजों के ठीक होने का। यानी रात का जो सबसे गहरा हिस्सा होता है ना, वो सुबह से पहले वाला होता है। रात का जो सबसे अंधेरा पोर्शन होता है, वो सुबह होने का ऐलान कर रहा होता है। तो अब क्योंकि अंधेरा बहुत बढ़ गया है 27वीं तरमीम के बाद, तो मुझे लगता है कि यहां से एक सुबह तलू होगी। मैं ये नहीं जानता कि वकला खड़े हो जाएंगे, मीडिया खड़ा हो जाएगा, या पॉलिटिकल लोग खड़े हो जाएंगे, या स्टूडेंट्स जो है वो लीड कर लेंगे, या कोई इदारों के अंदर आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। आई डोंट हैव एन आइडिया, बट मुझे ये लगता है कि जितनी सफोकेशन हो गई है, जितनी घुटन पैदा कर दी गई है, इसके बाद जो है वो अब कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ से, आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग बागी हो जाएंगे इस फस्तायत के, इस जबर के। देखिए इमरान भाई, बात यह है, ममासलत, पिछले दिनों वसतुल्लाह खान साहब ने भी कहा था कि ये 8,000 साल तारीख की हकीकत है, ये फलसफा नहीं है। कि ये जब ताकतवर समझते हैं ना कि ताकत उनकी मुट्ठी में बंद हो रही है, वो हकीकत में जवाल का शिकार होते हैं। मुमासलत आपको बता रहा था कि एग्जैक्ट यही सिचुएशन थी। परवेज मुशर्रफ साहब ताहयात बावर्दी सदर रहना चाहते थे। कोर्ट रूम नंबर 1 में केस चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। ये 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी क्यों लगी? केस चल रहा था। चौधरी इत्तेजाज एहसन साहब ने कहा जी कि आप समात करें मुकम्मल, बाहर से आवाजें आ रही हैं मार्शल्लाह की। तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब और पूरा कोर्ट बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपना सारों को सुनेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे, जब जो आफत आनी है आने दें। तो जब देखा जनरल मुशर्रफ ने कि ये फैसला उनके खिलाफ जा रहा है, तो उस हालत में, उस खौफ व हरास की हालत में उन्होंने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगा दी थी ताकि वो फैसला ना आ सके। और एग्जैक्टली 26वीं गैर आईनी तरमीम का गैर आईनी बेंच, इनका अपना बनाया हुआ बेंच सुन रहा था। समात मुकम्मल हो गई। अब उसमें हाजी अमीन साहब को अगर सपोर्ट हासिल होती तो वो फैसला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं दिया क्योंकि उनको उस गैर आईनी बेंच में भी मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। उन्होंने मुखबरी करके बताया कि जनाब बंदोबस्त करें। और ये 27th अमेंडमेंट तो पहले से काम चल रहा था क्योंकि हाजी अमीन साहब भी उसके हिस्से में थे, और ये साबित भी कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। याहिया खान अफरीदी साहब का तो शुक्रिया भी अदा कर दिया। तो फिर ये समात रोक दी गई 2 हफ्ते के लिए अचानक। तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने कहा कि जनाब फुल कोर्ट से मुतालिक मेरे चंद सुन दलाइल, आखिरी हियरिंग जो हुई उनकी, तो कहते नहीं हम आपको सुनेंगे 10 तारीख के बाद। इनका ख्याल था कि 10 तारीख तक ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, वो नहीं हो सका। फिर 10 तारीख की समात इन्होंने गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तो ये सारी मुमासलत है, वही कुछ किया गया है। तो अब जरा जनरल आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि शायद वो खुद काम उन्होंने नहीं करवाया बल्कि इन्होंने करवाया पार्लियामेंट जरिए। अब वो पार्लियामेंट भी तो इलेक्शन चोर ही है, नाजायज पार्लियामेंट है, नाजायज अरकान पार्लिमान है। तो अब ये सारा कुछ जो हुआ है, अब आते हैं जरा मुमासलत। आपने कहा ना कि कहां से एक छोटी सी चीज, इसमें जो बड़ी मजेदार चीज छोड़ी है, इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे मजा आया ना, वो ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट का आया कि हमारे डीएनए में जमहूरियत है ही नहीं, है ही नहीं। बस वो इसको लॉक करें यहीं पे। आज के बाद ख्वाजा साहब जब बोले इनके सामने ये स्टेटमेंट रख दें। जी हाँ, मेरे ख्याल में और कुछ चाहिए ही नहीं था इस सारी लड़ाई में और इस तरमीम में। अगर नून लीग का कुछ सबसे बड़ा पॉइंट लूज होने का ना, तो वो ये एक जुमला है ख्वाजा साहब का। जी हाँ, तो इसको संभाल के रख रहे हैं अगले वक्त के लिए।
जी, आप बता रहे थे मुमासलत। ये मुमासलत है, एग्जैक्ट वही काम ये हुआ है। अब इस्तीफे आ गए। उस वक्त आपको पता है जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने इस्तीफा दिया था उस वक्त, और अब मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा दिया है और अतर मिनल्ला साहब ने दिया है। जो इनके जाने के, वो आप कह रहे हैं ना अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो वो इंग्रेडिएंट्स तो सारे तैयार हैं, तो ये कैसे, आखिर इनको खतरा क्या था? असल प्रॉब्लम यही है। एक और मैं आपको रिकॉल करें आप, ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा आसमा शिराजी साहिबा ने कि जनाब आपको ये खतरा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा खतरा मौजूद ऐसा खतरा मौजूद है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें डर था कि ये आके खोल देंगे ये इलेक्शन के ऊपर जो है वो ऑडिट कर देंगे और फिर उससे पूरा इलेक्शन हमारा चला जाएगा। देखिए साबिर भाई, ये 17 सीटों के ऊपर थे बेचारे। हाँ जी। आप बहुत कम भी करें ना, बहुत कम भी करें तो पीटीआई 180 सीटें तो जीती हुई थी रात 11 बजे तक। जी हाँ। और मैंने जो 11 बजे मुझे आइडिया हो गया था, मैंने 11 साढ़े 11 बजे जब रिजल्ट रुकने लगे ना, तो उस वक्त मैंने बताया कि नादरीन इतने फीसद रिजल्ट आ चुके हैं और इस वक्त 180 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 181 सीटों पे वो जीत चुकी है या जीतने वाली है। और अब मैं ये रिकॉर्ड के लिए वीलॉग करके छोड़ रहा हूं, बाकी बाद में। और वो छोटा वीलॉग मैंने किया था, वो आज भी पड़ा हुआ है वहीं पे, उसका टाइम भी पड़ा हुआ है। सर जियो की नशरियात हैं, बाकी तो छोड़ें, टेलीविजन चैनल्स की तमाम की नशरियात हैं। बिल्कुल, ARY जियो तमाम चैनल्स पे है आपकी। और उसके बाद फिर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और बुला के कहा कि जनाब इसको रोकें, और फिर ये इनको उठाया गया, जगाया गया और जाली फॉर्म 47 का तरीका सोचा गया। तो बहरहाल मेरा अपना ख्याल यही है कि जो आप कह रहे हैं कि मायूस होने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इनका डर एंजॉय करें, इसका डर और खौफ वो एंजॉय करें, और ये जितने भी इक़दाम उठाएंगे अल्टीमेटली ये इनके उल्टे गले पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि सर रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक इन्होंने एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म किया, फिर तीसरा किया, एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा किया, और अब ये आ गए हैं ताहयात और तावफात इस्तिस्ना तक। तो हमारी जो बात आप भी कहते रहे, हम भी कहते रहे कि ये जो कहते हैं ना कि आसानी से ये नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो 27 नवंबर को ये रिटायर होंगे और उसके बाद फिर म्यूजिकल चेयर का एक नया खेल शुरू होगा। यकीनन उसको हम एंजॉय करेंगे और वो कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा इमरान भाई।